नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। 1. बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित आवंटन पर गर्मागर्म चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि ये बजट राज्य की विकास दर को दोहरे अंकों में ले जाएगा, जबकि विपक्ष ने बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे पर सरकार को घेरा। वित्त मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस बजट में समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं और किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। पटना में आज एनडीए गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारियों और मिशन मोड पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी स्तर पर समीक्षा की। नेताओं ने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि गठबंधन की स्थिति को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 निश्चय 3 योजना के रोडमैप के तहत उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य संकल्प की घोषणा की। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विकास कार्यों की प्रगति की जिलावार समीक्षा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से पिछले 2 वर्षों में हुई सरकारी नियुक्तियों के आंकड़ों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। विपक्षी दल का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है और कई पदों पर नियुक्तियां अब भी अधूरी हैं। राजद ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही सटीक आंकड़े पेश नहीं करती तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए आज 16 फरवरी से ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि विभाग ने राज्य भर के गांवों में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को अपनी अगली किस्त पाने में कोई बाधा न आए। जिन किसानों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें इन शिविरों में जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज से दूसरी किस्त के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से बिहार की लाखों महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है, जिससे वे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दें। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राशन कार्ड को आधार से लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी लाभार्थियों की छटनी की जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो संबंधित लाभार्थी को सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है, जिससे व्यवस्था पारदर्शी होगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबे 3000 करोड़ रुपए के फंड को जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है। राज्य में हजारों गरीबों के घर बनने की प्रक्रिया इस फंड के अभाव में रुकी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग ने उम्मीद जताई है कि राशि मिलते ही निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा, जिससे बेघर परिवारों को अपना पक्का मकान मिल सकेगा। राज्य के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आज 50 नए स्थायी आधार अपडेट केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। ये केंद्र मुख्य रूप से उन प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे जहां लोगों को आधार सुधार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। नए केंद्रों के खुलने से स्थानीय लोगों को नाम, पता और बायोमेट्रिक अपडेट कराने में काफी सुविधा होगी और समय की बचत होगी। वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अब सीधे बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया डीबीटी को और अधिक तेज कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने तकनीकी खामियों को दूर कर लिया है, ताकि हर महीने की एक निश्चित तारीख तक पेंशन धारकों को उनका पैसा मिल जाए। इससे बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्चों के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
पटना के सर्राफा बाजार में आज 16 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी गई। 24 कैरेट सोना 1,57,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना रहा, जबकि चांदी की कीमत 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर टिकी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव की कमी और स्थानीय मांग सामान्य होने के कारण कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आया, जिससे आभूषण खरीदने वालों को कुछ राहत महसूस हुई। शिक्षा विभाग ने बिहार के 213 पिछड़े प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सरकार का लक्ष्य आगामी जुलाई 2026 के शैक्षणिक सत्र से इन कॉलेजों में नियमित पढ़ाई शुरू करना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं और किसी भी नियम के उल्लंघन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का नया संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षकों और अन्य तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां दी गई हैं। अभ्यर्थी अब इसके अनुसार अपनी तैयारी की योजना बना सकते हैं। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और समयबद्धता लाने का संकल्प भी दोहराया है, जिससे युवाओं को लाभ होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत सुल्तानगंज को एक नया ट्रांसपोर्ट हब बनाने की बड़ी तैयारी की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा मास्टर प्लान के तहत सुल्तानगंज के हवाई अड्डे को रेलवे स्टेशन और गंगा जलमार्ग से सीधा जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से भागलपुर और आसपास के जिलों में व्यापार और माल ढुलाई में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रक्सौल एयरपोर्ट के पुनरुद्धार और इसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने आज मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट के विस्तार से न केवल भारत नेपाल सीमा पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन और व्यवसाय को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द भूमि सर्वेक्षण पूरा करें ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसे तय समय पर पूरा किया जा सके। वर्तमान में अंडरग्राउंड स्टेशनों की फिनिशिंग और पटरी बिछाने का काम प्रगति पर है। मेट्रो प्रशासन ने नई समय सीमा निर्धारित की है ताकि शहरवासियों को जल्द से जल्द विश्व स्तरीय परिवहन सुविधा मिल सके। इससे पटना के यातायात दबाव में कमी आएगी और यात्रियों के समय की भी काफी बचत होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड की आधिकारिक विदाई से पहले ये मौसम का आखिरी बड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिहार सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कोल्ड स्टोरेज और बड़े गोदामों के विस्तार की योजना बनाई है। अब छोटे किसानों को भी अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए रियायती दरों पर भंडारण की सुविधा मिलेगी। इससे फसलों की बर्बादी रुकेगी और किसान अपनी उपज को बाजार में सही दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कृषि विशेषज्ञों ने आज गेहूं की फसल को लेकर किसानों के लिए विशेष परामर्श जारी किया है। वर्तमान में चल रही पछुआ हवाओं के कारण मिट्टी की नमी तेजी से कम हो रही है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञों ने खेतों में हल्की सिंचाई बनाए रखने की सलाह दी है। किसानों को सतर्क किया गया है कि वे कीटों के प्रभाव की भी नियमित निगरानी करें ताकि पैदावार पर कोई नकारात्मक असर न पड़े और फसल स्वस्थ रहे। राजगीर में आयोजित होने वाले आगामी मलमास मेले की तैयारियों को लेकर आज प्रशासन ने सुरक्षा और जन सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राजगीर में एक विशेष टेंट सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। मेले के दौरान पेयजल, बिजली और चिकित्सा सेवाओं की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। बिहार संगीत नाटक अकादमी ने इस वर्ष के राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस महोत्सव में बिहार के पारंपरिक लोक संगीत, नृत्य और नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। अकादमी का उद्देश्य विलुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करना और राज्य के प्रतिभाशाली लोक कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना है। इसके लिए जिला स्तर पर ऑडिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
पूर्णिया में चल रही 3 दिवसीय अंतर जिला खो खो चैंपियनशिप का आज भव्य समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में खेल विभाग के अधिकारियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को पदक और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। विभाग ने घोषणा की है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार परिवहन विभाग के लिए आज का दिन राजस्व प्राप्ति के मामले में ऐतिहासिक रहा, जहां फैंसी वाहन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी से सरकार ने 6 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। विभाग के अनुसार वीआईपी और लकी नंबरों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यह राजस्व राज्य में सड़क सुरक्षा और नए बस स्टैंडों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी नीलामी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की गई। बिहार सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग हेतु नई नियमावली 2026 को आज से लागू कर दिया है। इस नियमावली के तहत सरकारी सेवा में रहते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध भ्रामक जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रशासनिक मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखना है।